आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। We bring you all a podcast series on STEM popularization, that is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। हर रात जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, लगता है जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमसे कुछ कहना चाहता हो। जैसे हर एक सितारा एक पुरानी याद हो, जिसके अस्तित्व की अपनी एक कहानी हो। एक कहानी हो जो हवाओं में गुनगुना रही हो। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये कहानी शुरू कैसे होती है? सितारे सिर्फ चमकते नहीं, वो पैदा होते हैं, एक सफर तय करते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक की एक यात्रा करते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कॉस्मिक रिएक्शंस, एक्सप्लोजन्स और बहुत कुछ होता है। आज हम उसी कहानी के पीछे जाने वाले हैं। स्टार्स के फॉर्मेशन के पीछे छुपे हुए साइंस और सीक्रेट्स को समझने के लिए और इस गैलेक्सी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत डॉक्टर नीलम पवार। सबसे पहले जानेंगे एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत डॉक्टर नीलम पवार के बारे में। मैं डॉक्टर नीलम पवार हूँ और मैं एरीज में एज ए साइंटिस्ट डी काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे काम करते हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैं एज ए इंस्पायर फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट में ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया है। और उससे पहले मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान से अपना PDF कंप्लीट किया और उससे पहले मैंने एरीज से ही अपना PhD ख़त्म किया था। मेरा MSc गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है। अब जानेंगे कि उनका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। तो मैं मेनली स्टार फॉर्मेशन में काम करती हूँ कि स्टार कैसे बनते हैं, उन जगहों पे काम करती हूँ। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो है हाइड्रोजन से बने हुए हैं। ऐसे ही जो स्टार्स जो फॉर्म होते हैं वो एक बहुत बड़े क्लाउड से फॉर्म होते हैं, जो कि गैस और डस्ट इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। और जब ग्रेविटेशन की वजह से क्लाउड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होते हैं, ये कोलैप्स होते हैं और कोलैप्स होके जो है स्टार्स फॉर्म करते हैं। तो जो स्टार्स बनते हैं वो केवल एक सिंगल मास का ना होके डिफरेंट मास के बनते हैं। कुछ हमारे सन की तरह के स्टार बनते हैं या सूरज की तरह से के स्टार बनते हैं। कुछ स्टार्स ऐसे बनते हैं जो कई गुना ज़्यादा जिनका मास होता है सन से। हम ये भी स्टडी करते हैं कि सन टाइप स्टार्स होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में जाके अपनी एडल्टहुड तक पहुंचते हैं और इनके इन्वायरमेंट का क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेनली जो हम डिवाइड करते हैं स्टार्स को उनके मास के बेसिस पे, तो हम बोलते हैं कि सन की तरह के स्टार उनको हम बोलते हैं लो मास स्टार्स। जो हाई मास स्टार्स होते हैं जिनका मेनली जो मास होता है 8 टाइम्स मोर मास होता है सन से, तो उन स्टार्स का अगर हम इवोल्यूशन देखें, मतलब फॉर्मेशन से लेकर के उनका एडल्टहुड के बाद तक का इवोल्यूशन देखें, तो वो डिफरेंट होता है। कि जैसे हमारे सन लाइक स्टार्स हैं, हमें पता है वो जो है जब लास्ट फेज में जाएंगे तो वो जो है वाइट ड्वार्फ बनेंगे। और इसी तरह से जो हाई मास स्टार्स होते हैं मेनली वो सुपरनोवा स्टेज में जाएंगे या न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या ब्लैक होल्स बनेंगे। तो अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो जो भी स्टार्स हैं वो
और कुछ नहीं है बल्कि एक गैस का गोला है, और जिसमें मोस्ट ऑफ द गैस जो है हाइड्रोजन है। और ये जब हाइड्रोजन गैस के गोलों की बात करते हैं हम, जो अंदर जो सबसे कोर बोलते हैं, जो सबसे अंदर का जो रीजन होता है स्टार्स का, तो उसमें मेनली हमारा न्यूक्लियर प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं लेटर फेजेस में, इनिशियल फेज में। लेकिन ये सब न्यूक्लियर प्रोसेसेस नहीं होती हैं जिन फेजेस में हम काम करते हैं यहाँ पे, जिसको कि मतलब अडल्टहुड से पहले की जो फेज होती है, हम एक तरह से उनको बोल सकते हैं कि उनकी इन्फेंट फेज है वो। तो उस इन्फेंट फेज में क्या होता है कि जो स्टार है उसका इंटीरियर इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है कोलैप्स के कारण। कोलैप्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है सेंटर में, और वही हीट जो जनरेट होती है वो इंफ्रारेड में और लॉन्गर वेवलेंथ्स में होती है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो है हीट और प्रोड्यूस होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका टेम्परेचर जो कोर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो हम तब बोल सकते हैं कि वो एक स्टार बन गया, क्योंकि अब उसमें जो एनर्जी सोर्स है वो उसके न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हो रहा है। तो ये जो हमें एनर्जी मिल रही है ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हमें मिल रही है, कि हाइड्रोजन जो कोर में है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसमें। अगर हम एक तरह से एनालॉजी देखें, अगर आपके पास जो है यहाँ पे थोड़ी दूर में कैंडल रखी है, उसको आप आराम से देख सकते हैं, और या फिर कोई अगर आपके आंखों के सामने एकदम कोई अगर लाइट बल्ब अगर रख दे तो आपको शायद उसमें देखना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे दूर रहता है तो हम आराम से उसको देख सकते हैं। सिमिलरली जो सूरज है वो हमारे इतना पास है, तो जितना ज़्यादा पास होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, हमारी आँखें उतना अडेप्ट नहीं कर पाएंगी अपने आप को। लेकिन जो तारे हैं वो इतना दूर हैं सन के हिसाब से कि उनकी जो ब्राइटनेस है उसको हम मतलब ब्राइटनेस कम हो जाती है जब हम तक पहुंचती है, तो हम उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये रिसर्च आम आदमी और स्टेम के लिए कैसे यूज़फुल है, आइए जानते हैं। जैसे मैं मेनली काम करती हूँ कि स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, फिर वो जैसे एडल्टहुड तक किस किस तरह से जाते हैं। तो एक और उसमें आता है कि जब स्टार जो है इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, मेनली जो हम सन की तरह के जो स्टार्स बोलते हैं, तो उनमें एक डिस्क भी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। जैसे वो जो प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है उसमें ही जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो फॉर्म होते हैं वो उस डिस्क में ही फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सन का अपना सोलर सिस्टम है, वैसे ही अदर स्टार्स भी हैं, उनके भी अपने सोलर सिस्टम फॉर्म होते हैं। तो मेनली अगर हम यंग स्टार्स को स्टडी करते हैं जिनके सर्कमस्टेलर डिस्क है या जिसको हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क भी बोलते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि प्लैनेट्स फॉर्म हो, तो हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से जो है प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं, या हमारा खुद का सोलर सिस्टम किस तरह से फॉर्म हुआ। और इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि अच्छा अगर उसमें इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट में से मेरा मतलब ये है कि जो स्टार का जो आसपास क्लाउड्स रहा होगा, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, या उसके आसपास कोई मासिव स्टार रहा होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क पे, तो हम ये सब जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी और हैबिटेबल वर्ल्ड के बारे में जैसे जानना चाह रहे हैं, तो अगर हम इस टाइप के सन टाइप के स्टार्स जो कि जिनकी प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है उनको स्टडी करेंगे, तो हम ये जान सकते हैं कि कितनी उसमें प्रोबेबिलिटी है कि जो है स्टार्स प्लैनेट्स फॉर्म होंगे या नहीं होंगे। अब जानेंगे उनकी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्चेस के बारे में। जैसे मेरा पुराना जो रिसर्च है, ऑब्वियसली अभी भी मैं थोड़ा बहुत कैरी कर रही हूँ उस रिसर्च को, तो वो ये था कि जब हम उन जगहों की स्टडी करते हैं जहाँ पे मासिव स्टार फॉर्म हो रहे हैं, मासिव स्टार मतलब जो मास सन के मास से 8 टाइम्स मोर है, उनको जब स्टडी कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि वो जो फॉर्म होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब अपनी एडल्टहुड में आ जाते हैं, जिसको हम मेन सीक्वेंस बोलते हैं। वो एक तरह का स्टेबल फेज होता है कि जितना एनर्जी अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो रिलीज हो रही है, और उसमें स्टार में कोई कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और जो आपका रेडिएटिव फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो जब वो कंडीशन होती है, मासिव स्टार्स बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बट लो मास स्टार्स जो है या सन के तरह के जो स्टार्स हैं बहुत टाइम लगाते हैं उस स्टेबल स्टेज में पहुंचने के लिए। तो मासिव स्टार फटाफट फॉर्म हो गए, और वो उन्होंने जो है क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो
अल्ट्रावायलेट रीजन में भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो गैस है मॉलिक्यूलर क्लाउड में वो हाइड्रोजन की फॉर्म में है, तो वो जो है आयनाइज कर देते हैं उस हाइड्रोजन को, और ये जो है उसको बोलते हैं हम आयनाइज्ड हाइड्रोजन रीजन, या जब हम उसको अपनी आंखों से जब हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेबुले। जैसे कि हमारा ओरायन नेबुला है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ पे बहुत मासिव स्टार्स भी हैं जिन्होंने आसपास की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आयनाइज कर दिया है। जब वो एक्सपेंड होता है तो जो उसके आसपास के जो क्लाउड के जो टुकड़े होंगे उनको जो है कंप्रेस करता है, और वो जो कंप्रेशन के कारण वहाँ पे वो नए स्टार्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो लो मास स्टार्स भी हो सकते हैं या इंटरमीडिएट मतलब मास स्टार्स भी हो सकते हैं। तो मेरा जो वर्क था वो पहले ये था कि अगर हम देखें तो क्योंकि ये मासिव स्टार पहले फॉर्म हो गया, जैसे जैसे हम मासिव स्टार से दूर जाएंगे तो हमारे जो लो मास स्टार्स हैं वो थोड़ा और देर में फॉर्म होंगे। उनकी अगर हम एज को कंपेयर करें तो हमें एक ग्रेडियंट टाइप का मिलना चाहिए। तो मेरे पीएचडी वर्क में भी यही था कि हमने वो जो है फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव बेसिस पे वो हमने प्रूव किया था कि इनमें जो है एज ग्रेडियंट मिल रहा है। और करंटली मैं इस पर भी काम कर रही हूँ क्योंकि जैसे स्टार फॉर्म हो रहे हैं तो मोस्टली वो क्लस्टर्स में फॉर्म होते हैं, और क्लस्टर में डिफरेंट मास के स्टार्स होते हैं। आजकल जो स्टडी हम जानते हैं कि जो स्टार्स फॉर्म होते हैं उसमें वो डिफरेंट मास के, इवन स्टार से भी कम मास के ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे हम ब्राउन ड्वार्फ की बात करते हैं, हमें पता है कि वो ब्राउन ड्वार्फ जो है उनको एक तरह से फेल्ड स्टार्स बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं शुरू हो सकती है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें स्टार क्लस्टर में मिले हैं, और इवन उनसे नीचे मास के भी उनको हम बोलते हैं, जैसे जिनका मास जो है 13 टाइम्स ऑफ जुपिटर मास है, और 13 टाइम ऑफ जुपिटर मास, और जैसे हम बोलते हैं कि जिनका मास जो है 0.08 टाइम्स ऑफ सन के मास के हैं, इनको हम बोलते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स। लेकिन 15 जुपिटर मास से जो नीचे के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज उनका जो मास है वो प्लेनेट्स के मास के रेंज में है, बट वो किसी स्टार्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो उनका ओरिजिन भी एक का भी प्रॉब्लम है अभी, जिसको सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी की रिसर्च और फ्यूचर रिसर्च भी। भारत इस फील्ड में कहाँ रैंक करता है, आइए जानते हैं। तो करंटली जैसे इंडिया में बहुत काम चल रहा है स्टार फॉर्मेशन के फील्ड की, अगर मैं बात करूं कुछ 5-10 सालों से बहुत काम इसमें हो रहा है अभी। बल्कि हमारा एक स्टार फॉर्मेशन का एक ग्रुप भी है जिसमें हम लगभग एनुअली मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम अभी करंट क्या क्या स्टेटस है फील्ड का, क्योंकि ये भी स्टार फॉर्मेशन भी अपने आप में बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसमें बहुत सारा काम चल रहा है अभी। जो हम करंटली जैसे JWST है वो भी जो है बहुत ज़्यादा रिवील कर रहा है ये स्टार फॉर्मेशन के बारे में। उसका मतलब एक गोल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्टार फॉर्मेशन के फील्ड में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे अभी मैं इनको बोल रही थी कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्री फ्लोटिंग प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स या ब्राउन ड्वार्फ, उनकी बारे में रिसर्च करना। तो ये बहुत सारा काम चल रहा है इसमें। बहुत सारे जैसे UK के ग्रुप है या यूरोपियन ग्रुप और अमेरिकन ग्रुप, वो भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इवन जैसे चाइना, ताइवान, इनमें भी बहुत सारा काम हो रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज इनकी रिसर्च से कितना एसोसिएटेड है, आइए जानते हैं। इंडस्ट्रीज इन द सेंस कि अगर हमें किसी भी क्योंकि मोस्टली हम जो है ऑब्जर्वेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हमें, क्योंकि अगर हम बहुत छोटे स्केल में जा रहे हैं, बहुत फेंटर स्केल में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें लार्ज टेलीस्कोप्स चाहिए होंगी। और इसके साथ साथ हम अगर ऐसे जैसे मैंने बात की क्लस्टर जो है बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, जैसे स्टार्स का ग्रुप होता है जिसमें कई टाइम जो है बहुत स्टार्स जो है एक छोटी सी जगह में पैक्ड होते हैं। तो एक रिजोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे लिए, तो स्पाशियल रिजोल्यूशन भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट और टेलीस्कोप दोनों का ही जो है कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, दोनों को ही एडवांस बनाना पड़ता है। तो एक तरह से हम जो है जैसे हम प्रपोज कर रहे हैं कि हमें इस तरह का चाहिए, तो इंडस्ट्री के साथ अगर पार्टनरशिप करके हम उस तरह का टेक्नोलॉजी अपना डेवलप कर सकते हैं। अब जानेंगे इनके आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स के बारे में। अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर मैंने जो पब्लिश किया था तो वो इसी टॉपिक पे था कि जैसे जो स्टार्स मास से नीचे जिनका मास होता है, जैसे फेल्ड स्टार, ब्राउन ड्वार्फ्स हो गए या फ्री फ्लोटिंग प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनको हम सब स्टेलर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं क्योंकि इनका मास जो है स्टार्स की लिमिट में नहीं है।
तो मेरा लास्ट रिसर्च पेपर इसी के बारे में था कि किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर क्लस्टर में ये इस तरह के ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उनके फॉर्म होने का क्या कारण हो सकता है। या अभी जैसे एक अभी रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो उसमें हम मतलब ये काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो ज़्यादा मास के जो स्टार हैं उनका इफ़ेक्ट होता है इन प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क पे, और किस तरह से वो फ्यूचर स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके अलावा जैसे अभी मेरे लगभग 60 से ऊपर रिसर्च पब्लिकेशन है रेफरेड जर्नल्स में। तो अभी आपने सुना हमारे ये खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।